गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। और पढ़ाई चल रही ठीक से अच्छी तरीके से? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सुनील जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आप लोगों ने जो लिख के भेजा था मैंने देख लिया है सबका। ठीक है, अभी उसको डिस्कस कर लेंगे। हाँ जी, गुड इवनिंग। अच्छा, आज ज्योग्राफी है ना, और हम लोगों ने इसमें इंडस देख लिया था नॉर्दर्न रिवर्स में, और गंगा देख लिया था कोसी तक, है ना। गंगा को कोसी तक देख लिया था। एक बात बता दीजिए कि जब हम लोग पढ़ रहे थे इंडस, और उसके बाद पढ़ा था हम लोगों ने गंगा, है ना, तो गंगा को हम लोगों ने देखा था पहले हरिद्वार के पहले, यानी कि जो हिमालय वाला भाग है, पहाड़ी एरिया वाली गंगा, और उसके बाद नीचे गंगा, है ना। तो यहाँ पर एक बात बता दीजिए, हम लोगों ने डैम्स भी देखे थे, और एक डैम का नाम था, या एक प्लांट का या प्रोजेक्ट का नाम था उत्यासु। याद है किसी को? जी सर। किस नदी पर था ये? यस सर। धौली गंगा। सर अलकनंदा पर था। हाँ जी, अलकनंदा पर था ये। अलकनंदा पे, और अलकनंदा और उसकी सहायक नदियों पे जो सबसे जो ज्यादा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी वाला अंडर कंस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्टेड जो डैम है, वो कौन सा है? सर उत्यासू डैम है सर, 860 मेगावाट का। बिल्कुल सही, 860 मेगावाट का बन चुका है ना, ये बन रहा है। नहीं सर, ये बन रहा है, निर्माण बन चुका है, अंडर 520 मेगावाट का। अंडर कंस्ट्रक्शन है। तपोवन विष्णुगढ़ हमारा 520 मेगावाट का है, ये हम लोगों ने देखा था। खैर, मेगावाट उतना ध्यान नहीं। हाँ, ये पूछ सकता सबसे बड़ा कौन सा है ना। ठीक है। जी सर। एक काम और कर दीजिए, फिर आगे बढ़ें और हम लोग आज को खत्म करेंगे। गंगा की जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज का आप वेस्ट से ईस्ट तक का एक सीक्वेंस बता दीजिए। कौन बताएगा? विभू जी, आप बताइए। विभू जी, गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज का वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस। वेस्ट टू ईस्ट सोन है, फिर यमुना वो वेस्ट टू सोन है, ईस्ट। फिर यमुना है। वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट किधर ये है? नहीं समझ में आया सर। वेस्ट उधर। वेस्ट आपका गुजरात की तरफ है। हाँ, गुजरात की तरफ। उधर से आइए इधर की तरफ। बता दीजिए सर। अच्छा, अभिषेक जी आप बताएंगे? हेलो। हाँ जी, हाँ हाँ सर, बताइए। कौन सा सर? गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज का वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस। ईस्ट टू वेस्ट सीक्वेंस। वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट। ओके, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है सर। सबसे पहले कौन सी है? वेस्ट टू ईस्ट सबसे पहले तो यमुना हो जाना चाहिए। कंफर्म? नहीं, यमुना नहीं होनी चाहिए, यमुना बाद में मिलती है। अच्छा, उसके पहले कौन सी है? यमुना बाद में मिलती है। हम्म। टोन्स टोन्स होना चाहिए, हम्म। और सब यमुना होना चाहिए, सोन होना चाहिए। सीक्वेंस पूछ रहे हैं। अच्छा, ठीक है। सर, इस अरविंद तरह जी आप की बताइए। सर यमुना के बाद तमसा। हाँ, तमसा या टोंस? यमुना। जी सर। यमुना के बाद तमसा या टोंस? सोन नदी। टोंस के बाद कर्मनासा। हाँ सर, कर्मनाथ। उसके बाद सोन नदी। सोन। सो,
उसके बाद बस छोटी छोटी है फाल्गु वगैरह, तो ये इतनी आपको इंपॉर्टेंस है, ये ध्यान रखनी है। बाकी तो छोटी है, फाल्गु हो गई, पुन है ना, पुनपुन हो गई, ये सब केवल नाम उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपकी इंपॉर्टेंट है यमुना टोंस। एक तो टोंस ये है, ये तमसा है, और एक आप ध्यान रखिए, मैंने बताया भी था आपका, एक ये तमसा यानी कि टोंस गंगा की सहायक नदी है, और एक टोंस और है जो यमुना की सहायक नदी है ना? याद है ना आप लोगों को? जी सर। जी सर। जी सर। प्रियमवदा जी। पर्वतीय इलाके। हाँ हाँ, बस बस बस, प्रियमवदा जी। यस सर। टोंस जो है वो यमुना से कहां पर मिलती है? टोंस यमुना से कहां पर मिलती है, कहां पर मर्ज होती है यमुना पर? याद नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। प्रेम प्रकाश जी आप बताइए, फिर आगे चलें। प्रेम प्रकाश जी, सुन रहे हैं मेरी जी आवाज? सर, मैंने तो क्लास नहीं कर पाई थी, सॉरी सर। कोई बात नहीं, सुनील जी आप बताइए। जी सर, टोंस नदी इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है यमुना नदी की। हम्म और सर ये उत्तराखंड में ही, जहाँ से यमुना नदी निकलती है बंदरपुर चोटी से, उसी के हम्म पास से निकलती है। हम्म और ये अपने साथ बहुत ज्यादा पानी लेकर के बहने वाली नदी है, और ये उत्तराखंड में ही देहरादून के पास कालसी नामक स्थान में बिल्कुल सही। यमुना से मिल जाती है। कालसी देहरादून उत्तराखंड में मिल जाती है, और इसका पानी इतना ज्यादा है कि यमुना से ज्यादा पानी इसमें होता है उस एरिया में जहां पर ये बहती है। ठीक है, जी तो हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, अदरवाइज सब बेकार है। ठीक है, नानक सागर डैम किस नदी पर है? अजीत जी आप बताइए, नानक सागर डैम किस नदी पर है? सर मैंने रिवाइज नहीं किया अभी। हाँ, ये सॉरी कोई सर। एक्सक्यूज नहीं होता है। अतुल जी आप बताएं। नहीं याद है। यति, नानक सागर डैम किस नदी पर है? शैलेन जी, तो शैलेन सर जी। आपने ये बताया था कि गर्रा नदी जो है वो नानक सागर बांध से होते हुए बहती है। हाँ, तो जवाब यही हो गया, गर्रा नदी। गर्रा नदी या देहुआ नदी। और मैंने भी बताया था पीलीभीत इसी नदी के तट पर है ना? और ये नदी कहां पर मिल जाती है गंगा में आके? कन्नौज। ठीक है, कन्नौज के पास है, गंगा में मिल जाती है। राम गंगा भी कन्नौज में मिलती है, और थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद गर्रा नदी भी गंगा में आके मिल जाती है कन्नौज के पास ही। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास जो ज्योग्राफी की हुई थी उसमें गंगा का जो फ्लो था वो देख लिया था, और हम लोगों ने छोड़ दिया था आके जहां पर कोसी गंगा से मिलती है ना? और अभी गंगा को ऐसे ही पड़ी रहने देते हैं, हम लोग ब्रह्मपुत्र पे आते हैं और आगे बढ़ते हैं, और ब्रह्मपुत्र के बाद वापस से कोसी के बाद से गंगा को उठाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? ब्रह्मपुत्र ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका मैप है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट है, और ये आपका नीचे नेपाल और तिब्बत है। ये दिख रहा ना आप लोगों को सबको? जी सर। ठीक है, अब तिब्बत में अगर हम देखें तो यहां कहीं पे कैलाश पर्वत है। कैलाश शिव जी की ससुराल। ठीक है, यहां कहीं पर कैलाश है, और कैलाश के ठीक दक्षिण में यहां पर मानसरोवर है, और मानसरोवर के बगल में एक और है लेक। तो ये मानसरोवर है, और एक और लेक है जिसको बोलते हैं राक्षस ताल।
राक्षस ताल। इस मानसरोवर के जब हम ईस्ट में मूव करते हैं तो यहां पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है आंगसी ग्लेशियर। आंगसी ग्लेशियर को ही चेमा युंगडुंग ग्लेशियर भी बोलते हैं। तो आंगसी ग्लेशियर बोल ले चाहे चेमा युंगडुंग ग्लेशियर बोल ले, एक ही बात है। और इस ग्लेशियर से, मानसरोवर के पास स्थित इस आंगसी या चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से तिब्बत में निकलती है ब्रह्मपुत्र। और ये ब्रह्मपुत्र यहां से बहती हुई पैरेलल हिमालय के साथ साथ बहती हुई आती है और यहां से यू टर्न लेके इंडिया में एंटर कर जाती है। ठीक, क्लियर? तो ये पूरी बहती हुई आ रही है पैरेलल तिब्बत में, और तिब्बत से बहती हुई आती है और यहां पर यू टर्न लेके इंडिया में मुड़ जाती है और इंडिया में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद आसाम में आती है और आसाम से बहती हुई ये यहां से एंटर कर जाती है बांग्लादेश में। ठीक है, ऐसा ही तो फ्लो है, ऐसा ही तो एक हमारा सिस्टम है इसका। ठीक, अब यहां पर कुछ बातें ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये हिमालय के साथ साथ बह रही है, तो ये जो बह रही है तो बेसिकली आप देख रहे होंगे यहाँ पर हिमालय पर्वत है, पीछे कैलाश पर्वत है और उन्हीं के बीच में जो जगह है सैच्योर जोन है, उस जोन से बहती हुई ये पैरेलल ढाल का अनुसरण करते हुए आती है और यहाँ पर मुड़ जाती है, यू टर्न ले लेती है, यू टर्न ले लेती है और इंडिया में एंटर करती है। जहां पर ये यू टर्न ले रही है यहां पर एक पर्वत है जिसका नाम है नमचा बरवा। इस पर्वत के चारों तरफ से घूम के यू टर्न लेती हुई ये इंडिया में एंटर करती है। जब हम लोग हिमालय पढ़ रहे थे तो हमने आपको बताया था कि हिमालय की दो बाउंड्रीज हैं। जो इसका सबसे वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है वो है नंगा पर्वत और जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है वो है नमचा बरवा। और ये बात भी हमने बताया थी कि जब ये नमचा बरवा में पहुंचता है हिमालय तो वहां से ये साउथ की तरफ मुड़ जाता है। याद है ना आप लोगों को, साउथ की तरफ मुड़ जाता है और ऐसे मुड़ते हुए यहाँ पर फिर आपका पूर्वांचल हिमालय क्रिएट करता है और फिर वही आगे जाके अराकान योमा और जाके फिर अंडमान निकोबार आइलैंड बनते हैं जाके। ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो मोड़ है, ये जो मुड़ रहा है पर्वत हिमालय, इसको बोलते हैं सिंटैक्सियल बेंट। क्या बोलते हैं? सिंटैक्सियल बेंट, या हिंदी में इसको बोलते हैं अक्ष संघीय नमन। अक्ष संघीय नमन इसको बोलते हैं। पर्वत अपनी धुरी पर घूम गया और घूम के उसने अपनी दिशा बदल दी, नॉर्थ वेस्ट से घूम के वो अब साउथ की तरफ मूव कर गया। तो ये जो मोड़ है इसको सिंटैक्सियल बेंड या हिंदी में अक्ष संघीय नमन बोल रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये जो हमारी ब्रह्मपुत्र है, ये ब्रह्मपुत्र इसी पर्वत के सहारे आ रही है और जब ये पर्वत घूमा तो ये भी क्या हो गई, और इसने भी क्या कर लिया, यू टर्न ले लिया। ठीक है, तो एग्जाम में सवाल आता है कि जो ब्रह्मपुत्र है वो सीधी आ रही है और अचानक से वो एक यू टर्न ले लेती है, और ये यू टर्न लिया है, क्यों लिया गया है? तो उसके ऑप्शन में एक होता है पर्वत जो श्रेणी आ रही है उसमें होने वाले सिंटैक्सियल बेंड, ये अक्ष संघीय नमन की वजह से ये यू टर्न लेती है और यू टर्न लेके फिर इंडिया में एंटर कर जाती है। तो ये ब्रह्मपुत्र ने यू टर्न क्यों लिया, ये क्लियर हो गया आप लोगों को? जी सर। और किस पर्वत के पास जाके या किस पर्वत का चक्कर काट के घूमी है ये भी क्लियर हो गया। कौन सा पर्वत है? नमचा बरवा। और नमचा बरवा में आने के बाद ये इंडिया में एंटर कर जाती है। इंडिया में एंटर करने से पहले जब ये तिब्बत में है, जब ये तिब्बत में है तो तिब्बत में इसका नाम है क्या नाम है तिब्बत में इसका?
सांगपो। सांगपो नाम है सर। पूरा नाम बताइए। सांगपो यानी कि पवित्र करने वाली भूमि, नदी। हाँ हाँ, पूरा नाम। सर यही हमने पढ़ा है बस। तिब्बत में इसका पूरा नाम सांगपो तो पता था। यारलुंग सांगपो। सांगपो, ये इसका पूरा नाम है। तिब्बत में इसको बोला जाता है यारलुंग सांगपो। और जब ये आती है तो इंडिया में किस स्टेट से एंटर करती है? इंडिया में स्टेट में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जब ये एंटर करती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम है सियांग। सियांग या दिहांग, एक ही बात है। प्रोनाउंसिएशन की वजह से सियांग और दिहांग एक ही है। तो इसको अरुणाचल प्रदेश में जब ये एंटर करती है तो इसको सियांग या दिहांग बोला जाता है। और जब ये एंटर करती है तो मैंने बताया था आपको कुछ समय के पहले कि नदियों के टाइप, एक था एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट नदी याद है आप लोग को? पूर्ववर्ती या अनुवर्ती नदी बताया था ना। तो एंटीसीडेंट नदी कौन सी नदी को बोलते हैं? किस प्रकार की नदियों को एंटीसीडेंट या पूर्ववर्ती नदी बोलते हैं? अतुल जी बताएं। जी सर सही से नहीं याद है, बट शायद सर हिमालय की सर। क्लास में थे ना आप? जी सर। रिवाइज भी सर किया होगा। कंफ्यूजन है थोड़ा सा। हाँ तो कंफ्यूजन तो बताइए, क्या कंफ्यूजन है वो क्लियर करेंगे। लेकिन सही से नहीं याद है ये कोई बात नहीं होती है ना। पढ़ा हुआ है तो क्यों नहीं याद है? याद होना चाहिए। जी सर बताइए। जी सर, जो जो पृथ्वी के सर ऊपर प्लेट होती है सर, उसपे एक सॉफ्ट रॉक होती है, उसके नीचे सर हार्ड रॉक होती है। तो जो ऊपर की सर हार्ड रॉक को कट करके, वो सॉरी सॉफ्ट रॉक को कट करके जब नदी सर। नहीं 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 नहीं, रास्ते में आने वाला कोई पर्वत या उसकी बात, आप तो सुपर इम्पोज बता रहे हैं। वो जो है ना वो सुपर इम्पोज्ड है। जी सर वही कंफ्यूजन था सर थोड़ा सा। यहाँ पर अगर हम वो क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, हम लोग आगे आप लोग देख लेंगे, अगर नहीं पता है तो वो क्लास को दोबारा से देख लीजिएगा। यहाँ पर क्या है कि कोई भी नदी अगर अपने रास्ते में आने वाले किसी पर्वत या किसी बाधा को काट कर आगे बढ़ती है और अपना रास्ता बना लेती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट या पूर्ववर्ती नदियां। और इसका एग्जाम्पल है हिमालय में बहने वाली नदियां। ठीक, वो आपकी इंडस हो, सतलज हो, ब्रह्मपुत्र हो, गंगा हो, ये सभी नदियां पहाड़ को काट के अपना रास्ता बना रही हैं और आगे बढ़ रही हैं, इसलिए इनको एंटीसीडेंट या पूर्ववर्ती नदियां बोलते हैं। और एक बात मैंने बताई थी कि जो भी पूर्ववर्ती नदी या एंटीसीडेंट नदी होगी, क्योंकि वो पहाड़ को काटती है तो वो एक गॉर्ज का निर्माण करती है ना, जिसको हम खड्ड बोलते हैं। और गॉल्ज को ही कैनियन भी बोला जाता है अक्सर। ठीक है, तो गॉल्ज का निर्माण करती है। जैसे सतलज शिपलिका गॉल्ज बनाती है, इंडस बनाती है इंडस गॉल्ज। वैसे ही जब ये यहाँ पर एंटर करती है तो यहाँ पर गॉल्ज बनाती है, जिसको हम सियांग गॉल्ज या ब्रह्मपुत्र गॉल्ज के नाम से जानते हैं। सियांग गॉल्ज या ब्रह्मपुत्र गॉल्ज के नाम से जानते हैं। दिहांग गॉल्ज भी बोल सकते हैं। यहाँ पर बनाती है खड्ड और उसके द्वारा फिर ये अंदर एंटर करती है। अरुणाचल प्रदेश में आने के बाद ये साउथ की तरफ मूव करती है और आसाम में, यहाँ पर आसाम का सदिया जिला है, सदिया जिला से फिर ये आसाम में एंटर करती है। और यहाँ पर आसाम में ये प्लेन, अभी तक पहाड़ों में चल रही थी, अब यहाँ पर ये प्लेन रीजन में आ जाती है। आसाम में प्लेन रीजन में आ जाती है और आसाम में इसको बोला जाता है ब्रह्मपुत्र। तो एक ही नदी के अभी तक 3 नाम हो गए हैं। यारलुंग सांगपो तिब्बत में, सियांग या दिहांग आपका अरुणाचल प्रदेश में, आसाम में इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। और उसके बाद ये आसाम को पूरा क्रॉस करते हुए पहुंच जाती है आपकी बांग्लादेश। और बांग्लादेश में इस नदी का नाम हो जाता है जमुना। जमुना। ठीक है, यमुना से कंफ्यूज मत होइएगा, जमुना नाम है इसका बांग्लादेश में। तो अलग अलग रीजन में एक ही नदी अलग अलग नामों से जानी जा रही है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस नदी को कहां पर क्या बोला जा रहा है।
ठीक। सर एक कंफ्यूजन था सर। हाँ जी। सर जैसे आप कह रहे हैं कि आसाम में सबिया से मतलब प्रवेश करती है, हाँ हाँ। लेकिन महेश बर्णवाल में सर ये लिखा है कि जैसे अरुणाचल प्रदेश में सबिया कस्बे में वो होता है। देखिए यहाँ पर ये सदिया है और यहाँ पर एक अरुणाचल के साइड में पासी घाट है। जी आप ये देखिएगा कि सदिया जो है वो किस राज्य में है। जी सर ये जो सदिया से धुबरी के बीच 891 किलोमीटर का नेशनल हाईवे 2 बना है ना, वो हाँ असम में ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है, तो असम में ही है सर ये। हाँ, असम में है। और यहीं पर आप देखेंगे तो अभी जब हम लोग पढ़ेंगे इसके ट्रिब्यूटरी, तो यहीं पर ढोला सदिया पुल भी है जी सर। है ना, ढोला सदिया पुल भी है। तो अच्छा सर। ठीक है। ओके तो भैंस, देखिए मैंने सर। पहले भी बताया था आप लोगों को, इसके पहले भी ये सब बात आई थी, जैसे वाणी हो गई, महेश वर्णवाल हो गई, ये कोई स्टैंडर्ड बुक्स नहीं है, इनमें कुछ गलतियां हैं। ठीक है। अच्छा वही सर। हाँ, और ठीक ठाक गलतियां हैं। अब नए एडिशन का तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो पुराना एडिशन था उसमें तो ठीक ठाक गलतियां हैं। ठीक है। तो जी क्लियर हो गया, अच्छा हुआ आपने पूछा। जी तो सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है हाँ जी बिल्कुल। सर, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, हाँ, ये क्या भारत के दो ही राज्यों को टच करती है, अरुणाचल प्रदेश और असम? भारत में ये अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है, असम को क्रॉस करके पहुंच जाती है ये बांग्लादेश में। बांग्लादेश में? हाँ जी। तो ये मेघालय वाला रीजन को टच करती है सर? मेघालय के बॉर्डर से थोड़ा सा पहले से अंदर घुस जाती है। ओके ठीक है। सर। हाँ, इसके थैंक ट्रिब्यूटरीज यू सर। वगैरह हैं जो दूसरे राज्यों से होके आती हैं, तो बेसिन में दूसरे राज्य भी आ जाते हैं। लेकिन इसकी ड्रेनेज लाइन देखें तो इसकी ड्रेनेज लाइन जो है वो इंडिया में केवल 2 राज्यों से गुजर रही है। ठीक है। ड्रेनेज ठीक है बेसिन में और राज्य भी आ जाएंगे। ओके सर, ड्रेनेज लाइन थैंक और बेसिन तो क्लियर होगा आप लोगों को ना। यू जी सर, जी सर। तो ये जी। तीन तीन देशों से गुजरती है। तिब्बत, ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश। ये बात बांग्लादेश। आपको ध्यान रखनी है। तिब्बत की जगह अगर चाइना भी आ जाए तो हम वो भी सही मानेंगे, क्योंकि तिब्बत को चाइना अपना मानता है। ठीक है, तो चाइना भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक क्लियर। जी सर। ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखें तो ये जो नदी है ब्रह्मपुत्र, ये नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है, यानी कि लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। इंडिया की सबसे बड़ी नदी है। मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, बड़ी और लंबी में अंतर होता है, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में अंतर होता है। तो लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। नहीं। तो ये तो इंडिया के कंटेक्स्ट में हो गया। अगर हम दुनिया के कंटेक्स्ट में देखें, वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में देखें, तो वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में ये 9वीं लार्जेस्ट और 15वीं लॉन्गेस्ट है। दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी और 15वीं सबसे लंबी नदी है ब्रह्मपुत्र। इसकी ट्रिब्यूटरीज को 3 पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग। पहले पार्ट में अगर हम लोग देखें तो इसकी जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, सबसे पहली वो है यहां पर तिब्बत में ल्हासा रिवर, ल्हासा। ठीक है। ल्हासा कहाँ की कैपिटल है? तिब्बत जाहिर की। सी बात है, तिब्बत की कैपिटल है। तो इस नदी के नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये जो रिवर है, इस रिवर पर ही तिब्बत की कैपिटल ल्हासा सिचुएटेड है। दूसरी हमारे पास जो अगली जो इसकी ट्रिब्यूटरी है तिब्बत में है, तो बहुत सारी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसमें यहां पर एक है हमारे पास जिसका नाम है न्योंग। ये एग्जाम में पूछी गई ट्रिब्यूटरीज है, अदरवाइज दूसरे देश में कौन सी उन सबको मतलब नहीं है।
और एक यहां पर नामचा बरवा के ठीक पीछे से मिलती है आके ट्रिब्यूटरी, जिसका नाम है पालुंग जांगो। बस नाम ध्यान रखिए और कुछ इनके बारे में नहीं पढ़ना। ठीक है। यहां तक क्लियर। अब हम बात करते हैं इसकी इंडिया में। इंडिया में बात करते हैं, और इंडिया में हम सर ये नामचा बरवा के पीछे से कौन सी आ रही थी रिवर? पालुंग जांगबो, पालुंग जांगबो। ठीक। यहां पर एंटर करती है। ठीक है, पालुंग जांगबो पीछे से मुड़ रही है आके, मिल रही है आके इसमें। तो यहां पर सबसे पहले जो नदी मिल रही है आके इससे, यहां पर एक नदी मिल रही है आके, इस नदी का नाम है दिबांग, DIBANG, दिबांग। दिबांग के बाद अगली नदी आ रही है जिसका नाम है लोहित, लोहित नदी। ठीक है, लोहित नदी के ही यहां पर अगर हम देखें इस एरिया में, तो इस एरिया में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है नामदफा नेशनल पार्क, जो कि है अरुणाचल प्रदेश में। देखिए यहां तक अरुणाचल प्रदेश है आपका, ठीक है, ये मुड़ के आया है। तो नामदफा नेशनल पार्क जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, इस एरिया में, लोहित और दिबांग के आसपास के एरिया में। ट्रिब्यूटरी को मैं रेड से दिखा रहा हूं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो यहां पर ऊपर से एक ट्रिब्यूटरी आती है इस तरीके से, इसका नाम है सुबनसिरी। और इस ट्रिब्यूटरी के मिलने के थोड़ा सा पहले यहां पर माजुली है। माजुली तो आप जानते होंगे, माजुली क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, रिवराइन आइलैंड नदी है ना, नदी द्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और आगे बढ़ते हैं तो एक नदी और मिलती है यहां पर आके, जिसका नाम है, ये मैं रफली बना रहा हूं, बस इनका सीक्वेंस ध्यान रखना और स्टेट ध्यान रखना हूं, ठीक है। धनसिरी, अगली ट्रिब्यूटरी है धनसिरी। और आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो ऊपर से एक और नदी आ रही है, अरुणाचल प्रदेश से ही आ रही है, इसका नाम है कामेंग। कामेंग, KAMENG, कामेंग नदी। इस कामेंग नदी के पूरब में अरुणाचल प्रदेश में एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है, मैं यहां लिख देता हूं, पक्के टाइगर रिजर्व।
ठीक है, देखिए आपको ये जो टाइगर रिजर्व वगैरह है, इनकी भी लोकेशन क्लियर होती चल रही है ना। पक्के टाइगर रिजर्व और इसके नीचे यहां पर आसाम के एरिया में है नामेरी, NAMERI, नामेरी। ठीक है, सर ये नामेरी क्या है? टाइगर रिजर्व? नामेरी नेशनल पार्क है। ठीक, आसाम में है, पक्के टाइगर अरुणाचल प्रदेश में है, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, एक और आपको मैं बता दूं, यहां पर जहां पर लोहित मिल रही है आके, ये यहां पर लोहित मिल रही है आकर, यहां पर भी एक दिबांग के बाद ये दिबांग थी, यहां पर ये लोहित थी, आपकी लोहित थी। यहां पर आपका नामदफा नेशनल पार्क था। ठीक है, और यहां पर आपका है जो मैं बता रहा था, ये है आपका नीचे लिख देता हूं, डिब्रू साइखोवा। डिब्रू साइखोवा। और आपको पता होगा डिब्रू साइखोवा एक बायोस्फीयर रिजर्व है, जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है, और ये भारत का सबसे छोटा है बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है ना, सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है डिब्रू साइखोवा। फिर हम लोगों ने देख ली थी सुबनसिरी देख ली थी। जी सर। सुबनसिरी के बाद हम लोगों ने कामेंग देख ली थी, और कामेंग में मैंने बताया था कि यहां पर आपका है कौन सा, पक्के टाइगर रिजर्व। पक्के टाइगर रिजर्व। यहां पर आपका है नामेरी। नामेरी। ठीक है, और जहां पर कामेंग मिलती है उससे थोड़ा सा आप आगे और बढ़ते हैं, यहां पर इसके ब्रह्मपुत्र के बेसिन में ही तट पर है आपका ओरांग नेशनल पार्क, आसाम में ओरांग। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर ये भूटान से होती हुई एक नदी आती है जिसका नाम है बेकी। बेकी नदी, भूटान से ही तिब्बत से होते हुए एक नदी आ रही है जिसका नाम है मानस। और मानस और बेकी के बीच में यहां पर एक नेशनल पार्क है, इसका नाम है मानस नेशनल पार्क। अब एक चीज आप यहां पर देख लीजिए, इसका कुछ हिस्सा इंडिया में, कुछ हिस्सा भूटान में है ना। कुछ हिस्सा इंडिया में है, कुछ हिस्सा भूटान में है। जो इंडिया वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं मानस नेशनल पार्क, और जो भूटान में जो हिस्सा है उसको बोलते हैं रॉयल मानस नेशनल पार्क। वहां पर रॉयल सर लग एक बार जाता है। रिपीट कर दीजिएगा, जब से डिस्कनेक्ट हुआ था तब से कनेक्ट नहीं हो रहा था, तो आप एक बार रिपीट कर दीजिएगा। हाँ, मैंने बस एडिशनल ये बताया कि यहाँ पर आपका डिब्रू साइखोवा बायोस्फीयर रिजर्व है, जो भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ गए थे। मैंने बस यहाँ पर ये बताया है कि जब हम यहाँ पर इस कामेंग रिवर के आगे बढ़ते हैं, तो कामेंग रिवर के आगे बढ़ने पर यहाँ पर ओरांग नेशनल पार्क है। उसके बाद भूटान से एक नदी आती है बेकी, जो ब्रह्मपुत्र में मिलती है। बेकी के बाद भूटान से आती है मानस नदी, जो ब्रह्मपुत्र में मिलती है। बेकी और मानस के बीच में नेशनल पार्क है एक, जो भारत और भूटान दोनों में फैला हुआ है, जिसका नाम है मानस नेशनल पार्क। इसके भारत के हिस्से को मानस नेशनल पार्क बोलते हैं, और इसके भूटान के हिस्से को रॉयल मानस नेशनल पार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रॉयल मानस नेशनल पार्क बोलते हैं।
क्लियर? यहां सर। तक ठीक है ना, कोई समस्या तो नहीं? इसके बाद आगे जब बढ़ते हैं सर तो मेरा एक, हाँ बताएं। हेलो हाँ जी। सर, इससे क्वेश्चन हट करके है, ये जैसे बायोस्फीयर रिजर्व, इनको ये किसको कहते हैं सर? ठीक है, अभी इसको आप होल्ड पर रख लीजिए, अब मैं क्लास के बाद उसको बता दूंगा नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह वगैरह क्या होते हैं, एक बार डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? वैसे उसको एनवायरनमेंट में तो पढ़ेंगे ही, ठीक, हिंदी में इसको जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बोलते हैं। ओके ठीक, सर, ओके, क्लियर हो गया सर अब। क्लियर हो गया ना? ठीक है। हाँ सर। अब हम जब आगे और बढ़ते हैं तो यहाँ पर भूटान से एक और नदी आती है जो कि आसाम और वेस्ट बंगाल के बीच में बॉर्डर बनाती हुई मिल जाती है ब्रह्मपुत्र से। इस नदी का नाम है गदाधर नदी, और इसी को एक और नाम से जानते हैं संकोश। गदाधर और संकोश एक ही नदी के दो नाम हैं। क्लियर? ठीक है। इसके बाद एक और नदी आती है यहां पर, जो कि भारत में नहीं बल्कि बांग्लादेश में जाके मिलती है, जिसका नाम है जल ढाका नदी। जल ढाका नदी। और फिर सिक्किम से हमारी आती है तीस्ता नदी। हाँ, एक सेकंड, सिक्किम से आ रही है तीस्ता नदी। ठीक, इसके बाद भारत से आके इसमें मिल जाती है गंगा, उसको इसके बाद पढ़ते हैं, गंगा वाला पार्ट हम केवल अभी इतना देख लेते हैं, ठीक है? तो ये हमारे पास नदियां हो गई। नीचे से धनसिरी आ रही थी एक, यहां पर धनसिरी आ रही थी, ठीक, और एक और नदी मिलती है यहां पर जिसका नाम है कपिली या कोपिली। कपिली या कोपली। और भी बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं, खास नदियां हैं जो ब्रह्मपुत्र से मिलती हैं। ब्रह्मपुत्र में तो बहुत सारी नदियां मिलती हैं, सैकड़ों नदियां मिल रही हैं छोटी बड़ी मिला के, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं, ठीक है? तो इसको आप बना लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़े। सर जो गदाधर या संकोच नदी है, ये पश्चिम बंगाल और असम के बीच बाउंड्री ले बनाती है। पश्चिम बंगाल और असम के बीच में बाउंड्री बनाती है। ओके सर। ठीक है। सर ये ओरांग के राइट में कौन सी नदी लिखी है? ओरांग के राइट में बेकी, BEKI। नहीं सर, इस तरफ। इस तरफ लेफ्ट हो गया मानस। नहीं सर, बेकी के इस तरफ, मतलब राइट, ऐसे राइट, सामने से राइट। ये वाली? जी जी। ये कामेंग है, काम में। कामेंग नदी। और इसी नदी का एक नाम और है, भराली। ठीक है, भराली नदी। कामेंग या भराली एक ही है। जब कर लीजिएगा तो बता दीजिएगा, हम लोग इसको देखते हैं चल के, इंपॉर्टेंट चीजें। सर भरेली और जिया भरेली एक ही है ना? हाँ, कामेंग और भरेली एक ही है, और इसी नदी को आसाम में जिया भरेली बोलते हैं। आसाम में इसको जिया भरेली बोलते हैं। सर एक बार इस पूरे डायग्राम को एक बार मतलब ब्रीफ में ऐसे कर दीजिए आप। हाँ, शीट में बना हुआ है क्या सर? सीट में इतना सब नहीं बना हुआ है। हाँ, शीट में इतना सब नहीं बना। सर ऐसे लिखने पे याद नहीं रहता है सर। हाँ, ऐसे आप बना लेंगे तो दिमाग में बैठ जाता है ना एक्चुअली। ठीक है, देखिए मैंने क्या बताया था, आप इसको बना लीजिए, फिर इन सबको हम अलग से भी डिस्कस करेंगे, अभी ये खत्म नहीं हुआ है। ठीक है? ओके सर। हाँ जी।
बता दीजिएगा जब हो जाए। सर मानस नेशनल पार्क के बगल में मानस नदी है। मानस नेशनल पार्क के एक तरफ बेकी नदी है और एक तरफ मानस नदी है। सर ये कामेंग के बगल में क्या है? कामेंग के बगल में ये जो है आपका, ये पक्के टाइगर रिजर्व है, पक्के टाइगर रिजर्व है। और ये आपका नामेरी है, नामेरी नेशनल पार्क। ठीक है सर। मैपिंग क्लियर हो रही है आप लोगों को? नामेरी असम में? हाँ, नामेरी असम में। सर भूटान से तीन तीन नदियां निकल रही ना सर, भूटान से बेकी, कई सारी आ रही हैं, भूटान से कई आ रही है, लेकिन मेन आपका मानस है, बेकी और संकोश है। संकोश हाँ जो है सर वो ये भूटान की सबसे बड़ी नदी है। अच्छा सर। ठीक है, संकोश भूटान की सबसे बड़ी नदी है। और फिर तिब्बत से कौन सी नदी निकल रही है सर? अभी हम इन सबको एक एक करके देखते हैं। ठीक है, इन सभी नदियों को एक एक करके देखते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, ओके सर। चलते हैं। मैपिंग क्लियर हो रही ना आप लोगों को? जी सर सर। इसमें तो बहुत क्लियर है, हमने बनाया तो सर मेरा तो पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच गई है। कोई बात नहीं, बस समझ में आना चाहिए। जरूरी नहीं कि आपका नक्शा ऐसे ही बने, रफली बनाइए। सर ये संकोष्ठ कहाँ पे मिलती है ब्रह्मपुत्र से? हाँ हाँ, संकोश बेसिकली जहां पर हमारे पास ये आ, भूटान से आ रही है संकोश, और भूटान से आने जी के जी। बाद ये बॉर्डर बनाती है किसके बीच में? वेस्ट पश्चिम बंगाल। पश्चिम वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल और असम के बीच में सीमा बनाती हुई फिर आपका बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। ठीक है, अच्छा सर। हाँ जी। जी। अभी हम बांग्लादेश के पहले वाला पार्ट अभी कवर करेंगे। सर कल वाली क्लास का वीडियो नहीं मिला। हाँ, मैं थोड़ा सा बाहर था आज, और अभी बिल्कुल क्लास के पहले लौटा हूँ, तो इसलिए वो नहीं मिल पाया। अभी भी आपको मिल जाएगा थोड़ी देर में। सर सीक्वेंस के हिसाब से कपिली को धनसिरी के बाद में रखा जाएगा इसके हिसाब से? हाँ, अगर हम देखें उधर से आते हुए तो जो कपिली है वो धनसिरी के बाद मिल रही है। अच्छा, हम लोग अब आगे बढ़े, तो अगर हम इन चले आगे कि रुके अभी? चलिए। अगर हम यहाँ पर देखें इसकी ट्रिब्यूटरीज को, तो जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक है, तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो इनकी है, ठीक है ना, तो वो दिबांग, लोहित, धनसिरी और कपिली, ये मैंने सीक्वेंस में लिखा है। ठीक है, दिबांग, लोहित, धनसिरी और कपिली। दिबांग, लोहित, धनसिरी
और कपिली, ये हो गया। ठीक, ये आपका कौन सा सीक्वेंस है? ये आपका ईस्ट टू वेस्ट सीक्वेंस है या नदी के प्रवाह के अनुसार सीक्वेंस है। ठीक है, अब अगर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज को देखें तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में इंडिया में, उसके पहले तो कई सारी हैं आपकी लासा वगैरह, लेकिन इंडिया में सुबनसिरी, सुबनसिरी के बाद आपकी है बारगोंग। ये मैंने मैप में नहीं दिखाई, छोटी हैं, लेकिन एग्जाम में पूछा गया तो आप ध्यान रखिएगा, बारगोंग और बुरोई, बारगोंग और बुरोई। ठीक है, ये कामेंग के पहले मिलती हैं आके यहाँ पर, इस तरीके से एक बारगोंग है और एक बुरोई है यहाँ पर ये। ठीक है, उसके बाद कामेंग, कामेंग या भराली या जिया भराली, उसके बाद बेकी, बेकी के बाद मानस, मानस के बाद गदाधर या संकोश, और गदाधर या संकोश के बाद आपकी अगली है जल ढाका, और जल ढाका के बाद तीस्ता। ये गंगा के पहले तक की हम बात करें, गंगा के बाद की बात। हाँ जी, राइट साइड वाली जरा एक बार में थोड़ा रिपीट कर दो, डाटा नेट चला गया था सबसे पहले सुबनसिरी, ये सुबनसिरी, सुबनसिरी के बाद बोरगोंग और बुरोई, ये दोनों, उसके बाद कामेंग या भराली, उसके बाद बेकी, बेकी के बाद मानस, मानस के बाद गदाधर या संकोश, गदाधर और संकोश के बाद जल ढाका, जल ढाका के बाद बेकी, मानस, गदाधर, हाँ गदाधर या संकोश, फिर जल ढाका और फिर तीस्ता। ठीक है, ठीक है, जरूरी नहीं कि आप इंडिया के जो स्टेट हैं उनको ही बनाएं, आप ऐसे भी रफली केवल धारा बना के और ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि सुबनसिरी है, सुबनसिरी के बाद आपकी कामेंग है, कामेंग के बाद इस तरीके से रिवर्स आ रही है और नीचे से ऐसे, तो इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, जरूरी की नहीं कि मैप के ऊपर ही सुपर इम्पोज करें आप। ठीक है ना, क्लियर? हमको बस सीक्वेंस ध्यान रखना है कि कौन सी नदी मिल रही है। तो एक एक करके इनको दो दो लाइन में देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो जल ढाका और तीस्ता है ये हम लोग अभी आगे देखेंगे। फिलहाल हम लोग शुरुआत करते हैं इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी से, और नंबर 1 है दिबांग। ठीक है, दिबांग के बारे में कुछ खास नहीं, बस इतना ध्यान रखिए कि दिबांग इसकी इंडिया में पहली ट्रिब्यूटरी है जो इसके लेफ्ट बैंक में मिल रही है। और ये जो आपका नेशनल पार्क है ये यहाँ तक फैला हुआ है दिबांग और लोहित के, तो हम बोल सकते हैं कि दिबांग में के पास आपका यहाँ पर ये डिब्रू, हाँ मतलब यहाँ पर जो नेशनल पार्क है वो है आपका यहाँ पर। ठीक है ना, नाम बताया था आपको, नामदफा नेशनल पार्क। उसके बाद अगली जो है, तो दिबांग के पास इतना ध्यान रखना है कि पहली ट्रिब्यूटरी इंडिया में और लेफ्ट बैंक में मिलती है आके, और नामदफा नेशनल पार्क है। जो नेक्स्ट है हमारे पास लोहित, इसको थोड़ा सा देखना है। लोहित लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, टर्बुलेंट है यानी कि बहुत तेज बहने वाली नदी है, बहुत तेज बहाव वाली ये नदी है। ठीक है, इसको रिवर ऑफ ब्लड भी कहा जाता है, यानी कि खून की नदी। ठीक है, खून की नदी भी कहा जाता है। इसके दो कारण है, पहली बात तो इसका जो पानी है वो हल्के, हाँ हल्के लाल रंग का है, और दूसरी बात बहुत उग्र नदी है और अपना कोर्स बहुत जल्दी बदलती है, तो ये भी बाढ़ वगैरह लाती है। तो इन दो वजहों से इसे खून की नदी या रिवर ऑफ ब्लड कहा जाता है।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि इसी नदी पर आपका ढोला सदिया ब्रिज है। ढोला सदिया जो पुल है वो इसी नदी पर है, और इस पुल का ही एक नाम और है, नया नाम, भूपेन हजारिका ब्रिज। सदिया ढोला सदिया ब्रिज ब्रिज है। इसी को भूपेन हजारिका ब्रिज नाम रखा गया है इसका। भारत का सबसे लंबा पुल माना जाता है। पानी पर इसकी जो लंबाई है वो 9.15 किलोमीटर है। इतना तो इसका नदी के ऊपर है, और टोटल लंबाई चढ़ाई मिला के अगर देखा जाए तो 9.50 किलोमीटर है। तो 9.15 किलोमीटर ध्यान रखिए इसकी लंबाई है, जो नदी के ऊपर है, पानी के ऊपर है। भूपेन हजारिका ढोला और सदिया को ये जोड़ता है, और इसकी वजह से अरुणाचल प्रदेश और आसाम के बीच का सड़क का रास्ता बहुत छोटा हो गया है। की लंबाई कितनी है? 9.15 किलोमीटर। धनसिरी का केवल नाम याद रखिए। सीधे बढ़ते हैं कपिली की तरफ। ठीक है, कपिली रिवर, कपिली बोले या कोपिली बोले, ब्रह्मपुत्र में दक्षिण से मिलने वाली या इसकी लेफ्ट बैंक से मिलने वाली सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। लार्जेस्ट लेफ्ट या साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी। ठीक है, लार्जेस्ट साउथ या लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। मेघालय से होती हुई आती है ये, तो इस तरीके से बना देंगे मेघालय से। ठीक है, मेघालय से होती हुई आती है कपिली रिवर। तो ये आपकी हैं इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। सर क्या बताया ब्रह्मपुत्र की? ब्रह्मपुत्र की लेफ्ट से या साउथ से मिलने वाली सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी, लार्जेस्ट लार्जेस्ट लेफ्ट और साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। सर मेघालय से निकलती है ना? मेघालय से आती है, हाँ। बाकी कहाँ से निकलती है वो इतनी इंपॉर्टेंस इनकी नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि ये इसकी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है और लार्जेस्ट साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, अब आते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में सबसे पहले आते हैं सुबनसिरी में। इसका नामकरण का भी वही कारण है जो नामकरण का कारण था सोन का और सुवर्ण रेखा का, है ना। आपको पता होगा, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इनका ये नाम क्यों पड़ा। हाँ, वही कारण इसके नामकरण का भी है, सुबनसिरी। अब वो सोना मिलता है कि नहीं मिलता है इसमें वो पता नहीं। ठीक है, तो सुबनसिरी की बात हम लोग कर रहे हैं। सुबनसिरी हमारा तिब्बत से आती है। कहां से निकलती तिब्बत में हमको मतलब नहीं है उससे, तो तिब्बत से आ रही है, और ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। ठीक है, मीरी और अबोर जो हिल्स हैं, हम लोगों ने पढ़ा था, पूर्वांचल हिल्स पढ़े थे हम लोगों ने, तो वहां पर मीरी, अबोर, मिश्मी पढ़ा था, याद है। मीरी और अबोर के बीच से निकलती है, तो ये उनके बीच से निकलती है, यानी कि उनको सेपरेट करती है। मीरी और अबोर हिल्स को
सेपरेट करती है। याद करिए मीरी, अबोर, मिश्मी जब हम लोगों ने पढ़ा था, तो उनमें मीरी और अबोर को ये सेपरेट करती है, दाफला उनके बीच मेरी से अबोर मिस्री। हाँ बिल्कुल सही, दाफला मीरी अबोर मिश्मी। ठीक है, तो ये आपका सुबनसिरी। इतना इसमें सुबनसिरी में ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाना इसके। सुबनसिरी के बाद अगली तो हमारे पास बुरगोंग और बुरोई है, तो उनके बारे में कुछ हमको मतलब नहीं है। ठीक है हम लोग अब सीधे आ जाते हैं अगली ट्रिब्यूटरी में, जिसका नाम है कामेंग। कामेंग, कामेंग का ही दूसरा नाम भराली, और इसको आसाम में बोलते हैं जिया भराली। ये इसका आसाम का लोकल नाम है। आसाम में बोलते हैं जिया भराली। ठीक है, इस नदी के पूरब में पक्के टाइगर रिजर्व है। पक्के टाइगर रिजर्व इन ईस्ट ऑफ दिस रिवर। ये कामेंग है, इसका पूरब ये पक्के टाइगर रिजर्व, अरुणाचल प्रदेश का। और अगर वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में नामेरी नेशनल पार्क है। ठीक है कामेंग के बाद बेकी, छोटी सी नदी है, बस ये ध्यान रखना है कि भूटान से आती है। ठीक, उसके बाद हमारी मानस है। मानस में भी बस इतना ही ध्यान रखना है कि जो मानस है वो भूटान से आ रही है, और इस नदी पर हमारा क्या है, मानस नेशनल पार्क है इंडिया में, और रॉयल मानस नेशनल पार्क है आपका भूटान क्या में। था, वहां से रिपीट कर दो। क्या बोल रही? डाटा चला गया। कामेंग नदी के पूरब में आप बोल रहे थे ना, वहां से कामेंग नदी रिपीट के कर पूरब दो। में पक्के टाइगर रिजर्व, अरुणाचल प्रदेश का पक्के टाइगर रिजर्व, और पश्चिम में नामेरी नेशनल पार्क है आसाम का। उसके और आगे बढ़ेंगे तो बेकी है जो भूटान से आ रही है। उसके और आगे बढ़ेंगे तो मानस है, और इस पर हमारा मानस नेशनल पार्क है, और इसका मानस नेशनल पार्क का जो हिस्सा भूटान में है वो है रॉयल मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क जो है वो किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? एक वाला गेंडा। गेंडा के लिए कांजीरंगा भी इसीलिए है। और एक बात जी। ध्यान रखें, जो मानस नेशनल पार्क है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है क्या? मानस, यस सर। तो काजीरंगा है, मानस ये। फिर दोनों है। चलिए पता करके बताइएगा। काजीरंगा तो है। हाँ, और काजीरंगा कहाँ पर है? असम। काजीरंगा भी आपका असम में है। ठीक है, और काजीरंगा और मानस दोनों में ही आपके एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। ठीक है, एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, और मानस और काजीरंगा दोनों में ही आपकी जो गेंडा परियोजना शुरू हुई थी 1975 में, सॉरी 1987 में, गेंडा परियोजना भी यहीं पर शुरू की गई थी, मानस और काजीरंगा नेशनल पार्क में 1987 में। यहाँ तो सर नेचुरल रूप से रहते हैं ये सब गेंडा। हाँ, नेचुरल रूप से रहते हैं। ठीक है, और जहां पर नेचुरल रूप से रहते हैं वहीं पर उनकी जनसंख्या को और बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट वहीं पर शुरू किया गया। कोई भी इस तरीके का प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है तो उसकी शुरुआत पहले वहीं पर की जाती है जहां पर वो प्रजाति अपने प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, प्राकृतिक आवास में पाई जाती है। ठीक है, ठीक। अच्छा, मानस के बाद हमारे पास अगली है गदाधर या संकोश, और गदाधर और संकोश के बारे में हम लोग जान चुके हैं। उसके बाद हमारी आगे ये जो है ब्रह्मपुत्र, ये एंटर कर जाती है बांग्लादेश में। ठीक है, तो अब हम लोग
बांग्लादेश में आते हैं और आगे अलग से एक दूसरा डायग्राम बना के पढ़ते हैं। तो इसको हम कर देते हैं साफ और आते हैं अब आगे। भैया आप ये कब डालोगे ये वाली क्लास यूट्यूब पे? कल। बहुत डाटा बीच में इतनी आवाज कट रही है ना, पता नहीं क्यों। नेट भी है, नेटवर्क भी आ रहा है, फिर भी बहुत ज्यादा कट रही है। बहुत छूट गया मेरा तो। बाकी लोगों की भी कट रही, कोई दिक्कत आ रही बाकी लोगों को? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, मुझे कभी कभी नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है। हाँ हाँ सही कह रहे हैं। बहुत ज्यादा हो रही है, पता नहीं, शायद मौसम भी खराब है, यहाँ पे बारिश हो रही है, अच्छा अच्छा हो सकता है। ठीक है। अच्छा हम यहाँ पर एक बार इसका फ्लो आप समझ आज लेते डाल हैं। हम फ्लो समझ लेते हैं। यहाँ से हमारे पास ये एंटर कर गई अंदर ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र एंटर करने के बाद फिर उसको अलग से देख लेते हैं। यहाँ से आ रही है और यहाँ पर हमारी ब्रह्मपुत्र अंदर एंटर कर जाती है। ऊपर से यहाँ पर आ रही है जल ढाका, यहाँ पर आ रही है तीस्ता, इधर से ये गंगा आती है और यहाँ पर गंगा से मिल जाती है आके। ठीक है। यहाँ पर गंगा में एक बैराज बना हुआ है, इसका नाम है फरक्का। फरक्का बैराज। ठीक है, ये लोकेशन समझ लीजिए। यहां पर हम लोगों ने कोसी को छोड़ा था कि कोसी आके मिल रही है। कोसी के बाद थोड़ा सा आगे एक और नदी मिलती है आके, इसको बोलते हैं फुलहर। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम नहीं भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फुलहर मिलती है तो उसको ना याद रखें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखें फरक्का। ठीक है, और इसको दिमाग में रखते हुए नीचे आते हैं। आ जाए नीचे। सर हुगली कहाँ मिलती है? बस अभी आते हैं, वही अब उसी चीज को अब सब डिस्कस करना है। सर फरक्का बैराज किस राज्य में है? वेस्ट बंगाल। ये कौन सा देश है? बांग्लादेश। बांग्लादेश। ठीक है, ऊपर से आई जल ढाका, इधर से आ गई तीस्ता। ठीक है, यहां से आपकी गंगा आ रही है। अब ये वेस्ट बंगाल है। यहां पर थोड़ा सा पीछे बना लेते हैं, ये आपका फरक्का बैराज है। फरक्का बैराज है, इधर कहीं कोसी मिल रही है। ठीक, तो हमको इसके आगे का देखना है। फरक्का बैराज है आपका। फरक्का बैराज में यहां पर हुगली निकलती है। ठीक है, हुगली नदी में पानी कम है तो फरक्का बैराज से एक फीडर कैनाल बनाया गया है, इसको बोला जाता है फरक्का फीडर कैनाल। और उस कैनाल के द्वारा हुगली नदी में पानी पहुंचाया गया है। ठीक है, उस कैनाल के द्वारा हुगली नदी में पानी पहुंचाया गया है। तो ये आपकी जो नदी है ये आपकी है हुगली। अब एक बात ध्यान रखिएगा, अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन बिल्कुल आप समझ लीजिए मैं जो बता रहा हूं। फरक्का से अगर हम देखें तो गंगा दो भागों में बट गई है ना। एक ये हुगली आ गई है जो इंडिया के अंदर ही है, और दूसरी जो शाखा है वो चली गई है बांग्लादेश। ठीक है, कोई समस्या इसमें? ठीक है ना। तो ये जो शाखा है ये तो हुगली है, और ये जो शाखा है तो किसी किताब में क्या लिखा है मतलब नहीं, जो सही है मैं आपको बता रहा हूं, इसी को ध्यान रखिएगा। इस शाखा का नाम हो जाता है पद्मा, और ये शाखा बांग्लादेश में भी पद्मा के नाम से जानी जाती है। गंगा ही है, पद्मा भी बोलते हैं, और आगे जाके पद्मा ही मानी जाती है। ठीक, अब हम जरा हुगली को देख लेते हैं। हुगली यहां से आगे चलती है और आगे जाके यहाँ पर नीचे समुद्र है, समुद्र में यहाँ पर
मिल जाती है। हुगली में जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक नदी आके मिलती है, इसका नाम है कौन सी? दामोदर। हाँ, सर दामोदर नदी भी। दामोदर आएगी। अभी मिल रही है मयूराक्षी। हाँ, मयूरा। ठीक है, मयूराक्षी आके मिलती है, और मयूराक्षी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है द्वारका। तो पहले मिली आपकी मयूराक्षी। मयूराक्षी के बाद एक और नदी आके मिलती है जिसका नाम है अजय। अजय के बाद आके मिलती है आपकी दामोदर। और दामोदर के बाद यहां पर बिल्कुल इसके जहां पर नदी समुद्र में मिलने वाली होती है उसके ठीक पहले आके मिलती है एक नदी, इसका नाम है रूप नारायण। इसका नाम मैंने कल लिया था, इस नदी का नाम मैंने कल लिया था। नारायणी गंडक, नारायणी गंडक जो ली थी। नहीं, गंडक तो अलग है और नारायणी उस गंडक का ही नाम है। यहाँ पर रूप नारायण की बात कर रहे हैं। कल हम लोगों ने जब पढ़ा था तो एक आया था ताम्रलिप्ति बंदरगाह, है ना? ताम्रलिप्ति बंदरगाह, जो मैंने कहा था कि आज का तामलुक है। और मैंने कहा था कि जो ताम्रलिप्ति बंदरगाह है वो बेसिकली रूप नारायण और हुगली नदी के संगम पर स्थित है। यहाँ पर ये आपका ताम्रलिप्ति बंदरगाह था, रूप नारायण और हुगली के संगम पर। तो ये आपकी हो गई वो नदियां जो हुगली में मिल रही हैं और अल्टीमेटली हुगली जाके समुद्र में मिल जाती है। इस नदी पर एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है, क्या नाम है उस शहर का? कलकत्ता। कलकत्ता हुगली नदी पर है। हाँ जी, हुगली। अच्छा, यहां तक क्लियर? आगे बढ़े। हावड़ा ब्रिज भी तो सर इसी पर है। बिल्कुल, हावड़ा इसी पर है, हावड़ा ब्रिज। यहां तक क्लियर? तो ये तो हो गई हुगली जो फरक्का से निकलती है और जाके इन नदियों के संगम के बाद आगे जाके समुद्र में मिल जाती है। इधर आपकी जब गंगा दो भागों में बढ़ जाती है और एक भाग पद्मा के नाम से बांग्लादेश में एंटर कर जाता है, तो यहाँ पर इसकी एक और सहायक नदी आती है ऊपर से, इसका नाम है महानंदा। ये आपकी महानंदा है जो बांग्लादेश में जाके गंगा से मिलती है। फिर ये नदी आगे जाके गंगा मिल जाती है ब्रह्मपुत्र से, लेकिन ब्रह्मपुत्र में मिलने से पहले इसकी एक और नदी यहां से निकलती है जिसका नाम है, एक और डिस्ट्रीब्यूटरी वितरिका निकलती है, इसका नाम है मधुमती। तो मधुमती किसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है? गंगा की। और हुगली गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है कि ट्रिब्यूटरी है? सहायक नदी है कि वितरिका है? डिस्ट्रीब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी, वितरिका है। ठीक है। क्या लिखा है सर ये? सर क्या पूछे अभी? मैंने पूछा कि जो हुगली है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है कि डिस्ट्रीब्यूटरी है? सर ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी में क्या अंतर होता है? ट्रिब्यूटरी वो है जो मुख्य नदी में मिलती है आके, जैसे यमुना ट्रिब्यूटरी हो गई, ठीक है, जैसे महानंदा ट्रिब्यूटरी हो गई। लेकिन नदी जब भागों में बट जाती है और उससे कोई नदी निकल गई तो वो डिस्ट्रीब्यूटरी है, यानी कि वितरिका है। तो हुगली जो है वो गंगा में मिल नहीं रही है, गंगा से निकल रही है, और क्योंकि गंगा से निकल रही है इसलिए वो ट्रिब्यूटरी नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूटरी यानी कि वितरिका है हिंदी में। और ऐसे ही हमारी ये मधुमती वितरिका है, और यहाँ पर गंगा बहुत सारे वितरिकाओं में डिस्ट्रीब्यूटरीज में बढ़ जाती है, जिनमें से इंपॉर्टेंट ये हैं आपकी। अच्छा, अब यहाँ पर बहुत सारी वितरिकाएं हैं, लेकिन
तो यहाँ से ब्रह्मपुत्र आई थी और यहाँ से बाकी चीज तुम लोग देख चुके थे। गंगा यहाँ पर मिल जाती है आके, इधर हुगली जा रही थी, और यहाँ पर महानंदा मिली थी आके, यहाँ पर तीस्ता, और यहाँ पर जल ढाका। इतना हम लोग देख चुके थे। यहाँ से मधुमती निकल आई थी, गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी। यहाँ पर एक नदी है, तो यहाँ पर गंगा को हम बोल रहे हैं पद्मा। पद्मा। ये है जमुना। जब ये पद्मा और जमुना यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल जाती हैं, तो यहाँ की इनकी जो कॉमन जो स्ट्रीम जा रही है, इसको भी पद्मा बोलते हैं। उसके बाद एक नदी यहाँ पर मिलती है आके, उसका नाम है मेघना। और मेघना के मिलने के बाद ये जो स्ट्रीम है, इसका नाम हो जाता है मेघना। ठीक है, तो मेघना के मिलने के बाद ये स्ट्रीम जो कॉमन है मेघना, और कई सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज में बढ़ जाती है और बनाती है ये सुंदरबन का डेल्टा। इसके बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं सुंदरबन को, तो इसको अभी डिस्कस करने का कोई वो नहीं है औचित्य। ठीक सर है, मेघना कहाँ से नाम बदलता है? मेघना से मिलने के बाद पहले यहाँ से गंगा पद्मा के रूप में आ रही है, ऊपर से ब्रह्मपुत्र आ रही जमुना के रूप में। गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल जाती हैं, तो जो कॉमन धारा है उसको पद्मा बोलते हैं। फिर आगे चल के एक और नदी इनमें मिलती है आखिर, इसका नाम है मेघना। और उस नदी के मिलने के बाद ये जो धारा है, इसका नाम मेघना हो जाता है। हेलो। ठीक है, हाँ जी। सर थोड़ा सा एक मुझे क्लियर कर दीजिए। हाँ सर जो ये गंगा नदी है वेस्ट बंगाल में फरक्का बैराज से हाँ जी, ये फरक्का दो बैराज है, भागों में बढ़ जाती दो है। भागों में बढ़ जाती है, एक हुगली और एक पद्मा। जी, तो हुगली को ही भागीरथी भी बोलते हैं वहां पे। हाँ, हुगली को भागीरथी बोला जाता है। और ये पूरा वेस्ट बंगाल कॉमन, में ना। हाँ, हुगली ब्रह्मपुत्र भागीरथी सिस्टम भी इसको बोलते हैं हम लोग पूरा। जी जी। हाँ बिल्कुल सही है। और सर एक क्वेश्चन इस बार आया था शायद पीसी उसमें, हाँ कि तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक हाँ नदी थी, बिल्कुल, देखिए तीस्ता में इसके अभी बाद में बताता हूँ ब्रह्मपुत्र की आपको। हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, अभी इसको डिस्कस करते हैं। जी तो सर, थोड़ा ये इसको आपका बन क्लियर गया, कर दीजिए। ये महानंदा है, ये तीस्ता है, ये जल ढाका है, ये मेघना आपको पता है, ये मधुमती है, ये हुगली है, इसकी सहायक नदियां मयूराक्षी, अजय, दामोदर और रूपनारायण। ठीक है, बना लिया होगा आपने। अब एक एक करके देखते हैं इनको हम लोग। साफ कर दें इसको। जी सर। ठीक, ठीक है, तो अभी इस पोर्शन में जो नदियां हैं उनकी बात कर लेते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं अभी जो सवाल आया तीस्ता का। तीस्ता नदी तीस्ता नदी जो है सिक्किम में कंचनजंगा पर्वत है, उसके पास जेमू ग्लेशियर है। इसी जेमू ग्लेशियर को खांग, खांग, चुंग, छो भी कहा जाता है। इस ग्लेशियर से ये तीस्ता नदी
निकलती है। दार्जिलिंग इस तीस्ता नदी पर ही सिचुएटेड है। दार्जिलिंग इस तीस्ता नदी पर ही सिचुएटेड है। ये ब्रह्मपुत्र है, ये गंगा है। ऊपर से तीस्ता आ रही है। 1787 के पहले ये तीस्ता जो थी वो गंगा में मिलती थी आके। 1787 के पहले जो तीस्ता थी वो गंगा की सहायक नदी थी। लेकिन 1787 में एक बाढ़ आती है, अचानक से आने वाली बाढ़। और अचानक से आने वाली बाढ़ को हम लोग बोलते हैं फ्लैश फ्लड, जैसा कि केदारनाथ में आया था और जैसा कि धौलीगंगा में आई थी। वैसी अचानक से आने वाली तेज बाढ़ को फ्लैश फ्लड बोला जाता है। ऐसी ही एक तेज बाढ़ अचानक से 1787 में तीस्ता में आई थी। और उस बाढ़ के आने के बाद से 1787 से जो तीस्ता है उसका जो मार्ग है बदल गया और वो इस तरीके से अब ब्रह्मपुत्र में मिलने लगी। तो ये उसका पुराना मार्ग था और ये नया मार्ग हो गया और अब वो बदल गई है और हो गई है ट्रिब्यूटरी ब्रह्मपुत्र की, जबकि 1787 के पहले पुराने मार्ग से वो गंगा की ट्रिब्यूटरी थी। क्लियर है पॉइंट? आगे चलें। ठीक है, कब से बदलाव आया? 1787 से। ठीक है सर वो अचानक से आने वाली बाढ़ का क्या बता रहे थे सर? फ्लैश फ्लड। फ्लैश फ्लड ठीक है, फ्लैश फ्लड। यस सर। अब इसके बाद हम बात करते हैं जल ढाका की। जल ढाका ऊपर से आ रही है और यहां पर मिल रही है। ठीक, जल ढाका जो नदी है ये आपकी सिक्किम में जेलेपला पास है। जेलेपला पास से जल ढाका का ओरिजिन होता है। जेलेपला पास सिक्किम से जल ढाका का ओरिजिन होता है और ये बांग्लादेश में जाके मिल जाती है ब्रह्मपुत्र नदी से। इसके अलावा गैंगटोक, कालिम्पोंग हिल स्टेशन है ये, और जलपाईगुड़ी, ये पता कर लीजिएगा कौन से स्टेट में है। ठीक है, जलपाईगुड़ी ये जल ढाका के तट पर स्थित है। गैंगटोक, कालिम्पोंग और जलपाईगुड़ी नाम के हिल स्टेशंस आपके जल ढाका के तट पर ही स्थित हैं। तीस्ता हो गई, जल ढाका हो गई, और ये आपका गंगा ब्रह्मपुत्र सिस्टम कंप्लीट होता है। थोड़ी सी कुछ और नदियों की बात कर लेते हैं जो हुगली से मिलती हैं। उनमें से एक दामोदर बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, तो उसको एक बार देख लेते हैं। हुगली में सबसे ऊपर आपकी मिलती है मयूराक्षी नदी। ठीक है, सबसे ऊपर मिलती है मयूराक्षी। इस नदी का नाम आपने सुना होगा, इस नदी पर है मयूराक्षी परियोजना।
मयूराक्षी परियोजना इस नदी पर है, मयूराक्षी नदी पर। झारखंड और वेस्ट बंगाल में इसका बहाव है। झारखंड और वेस्ट बंगाल में इसका बहाव है। मयूराक्षी के बाद अजय कोई खास नदी नहीं है, एग्जाम में पूछा गया है एक बार, इसलिए ध्यान रखने वाली बात है कि अजय किसकी सहायक नदी है। तो अजय हुगली की सहायक नदी है। ये बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है। इसके बाद आते हैं दामोदर नदी। छोटा नागपुर पठार से निकलती है। इसकी सहायक नदियां हैं बराकर, ये इंपॉर्टेंट नदी है, ध्यान रखिएगा। जमुनिया और बरकी, तीनों नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि एक बार एग्जाम में सवाल आया है कि इनमें से कौन सी नदी दामोदर की सहायक नदी नहीं है। तो बराकर, जमुनिया और बरकी दामोदर की सहायक नदी हैं। दामोदर भारत की सबसे ज्यादा प्रदूषित नदियों में से एक है। मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर्स में से एक हमारी दामोदर नदी है। ठीक है, और इसके सबसे ज्यादा पॉल्यूट होने का जो मेन कारण है वो ये है कि दामोदर नदी घाटी दामोदर रिवर वैली भारत के सबसे ज्यादा औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है। तो जहां पर इंडस्ट्रीज होंगी, जहां पर उद्योग होगा, जाहिर सी बात है वहां का पानी आपका प्रदूषित हो जाएगा। तो इसलिए ये दामोदर सबसे ज्यादा प्रदूषित नदियों में से एक है, और इसीलिए इसको अक्सर डेड रिवर या मृत नदी भी कहा जाता है। इसके इंडस्ट्रियलाइज होने का जो मेन कारण है, क्यों इतना इंडस्ट्रियलाइज है, तो मेन कारण है, हम लोग को पता है, पहले भी पढ़ चुके हैं, यहां पर पाया जाने वाला कोयला। कोल रिजर्व। ठीक, भारत में सबसे ज्यादा कोयला भंडार वाली जगहों में से एक है हमारी दामोदर नदी घाटी। और यहां पर जो हमारे पास कोयला क्षेत्र हैं, कोल एरियाज हैं, बिल्कुल इसको रट डालिएगा अगर ना समझ में आए कौन कौन से हैं। तो कोल एरियाज हैं आपका झरिया, रानीगंज, ठीक है, वेस्ट बोकारो, ईस्ट बोकारो, रामगढ़, इसके अलावा साउथ करनपुरा और नॉर्थ करनपुरा। ये हैं दामोदर नदी घाटी में आने वाले कोयला क्षेत्र। इकोनॉमी का जो क्वेश्चन अक्सर बहुत बहुत ज्यादा पूछा जाता है उसमें ये भी होता है, और हर 2-3 एग्जाम के बाद ये एग्जाम में डेफिनेटली आ जाता है कि ये वाला कोयला क्षेत्र किस नदी घाटी में है, या इनमें से कौन सा कोयला क्षेत्र दामोदर नदी घाटी में है या दामोदर नदी घाटी में नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। झरिया, रानीगंज, वेस्ट बोकारो, ईस्ट बोकारो, रामगढ़, साउथ करनपुरा और नॉर्थ करनपुरा आपके
दामोदर नदी घाटी में है, क्योंकि ये जो एरिया है ये छोटा नागपुर प्लेटू से निकलती है, कोयला भी पाया जाता है, और साथ ही साथ जो छोटा नागपुर प्लेटू है वहां पर आपका आयरन का भंडार भी है ना, लौह अयस्क भी पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। तो इसीलिए दामोदर नदी घाटी में आपके 3 एकीकृत स्टील संयंत्र भी हैं। 3 एकीकृत स्टील संयंत्र भी हैं, यानी कि इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स, जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नियंत्रण में है। और ये स्टील प्लांट है आपका पहला बोकारो स्टील प्लांट, दूसरा रानीगंज स्टील प्लांट, और तीसरा बर्नपुर स्टील प्लांट। ये 3 स्टील प्लांट आपके दामोदर नदी घाटी में ही स्थित हैं, और इसी वजह से और भी इंडस्ट्रीज वहां पर हैं। इसी इंडस्ट्रियल कचरे की वजह से जो दामोदर नदी घाटी है वो भारत की सबसे ज्यादा प्रदूषित नदियों में से एक हो गई है, और इसीलिए इसको मृत नदी या डेड रिवर भी कहा जाता है। ठीक, इस नदी घाटी के इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होने की वजह से ही एक निगम की स्थापना की गई थी, एक कारपोरेशन की स्थापना की गई थी, जिसका नाम है दामोदर वैली कारपोरेशन। और ये हुआ था इसकी स्थापना 1948 में। सर किस लिए स्थापना हुई थी? यहाँ पर जो भी रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज के प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए। यस। ठीक है सर, निगम का नाम क्या बताएं? दामोदर वैली कारपोरेशन, दामोदर घाटी निगम। ठीक है, दामोदर वैली कारपोरेशन, दामोदर घाटी निगम 1948 में स्थापना हुई थी इस नदी घाटी में पाए जाने वाले संसाधनों के मैनेजमेंट के लिए बेसिकली। ठीक सर, ये झारखंड में है? हाँ, झारखंड से होते हुए बहती है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग अभी जितनी भी नदियां पढ़ चुके हैं, ठीक ठाक नदियां तो पढ़ ही चुके हैं, है ना। उन नदियों में से कौन सी नदियां ऐसी हैं जो रिफ्ट वैली में बहती हैं? रिफ्ट वैली तो समझते हैं ना आप लोग, इतना डिस्कस हम लोग कर चुके हैं, तो क्लियर होगा रिफ्ट वैली क्या होती है ना। नर्मदा, दामोदर भी बहती है सर। बिल्कुल सर, नर्मदा, तापी, दामोदर। हाँ, तो नर्मदा बहती है, तापी या ताप्ती बहती है, और दामोदर भी बहती है। अभी हम लोग आगे जब महानदी में आएंगे तो देखेंगे महानदी भी बहती है। ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं ना, और नदी घाटी कैसे डेवलप हुई ये भी डिस्कस कर चुके हैं, कि यहाँ पर जो जमीन थी वो धंस गई थी, इसी वजह से जो वहां के जंगल थे वो जमीन में दब गए, और कोल्ड रिजर्व का डेवलपमेंट हुआ, और वहां पर नदी घाटियों का निर्माण हुआ जिनका नाम था दामोदर, महानदी, नदी घाटियां। ठीक है, तो ये एक रिफ्ट वैली में या नदी घाटी में बहने वाली नदी है। डाउन वार्पिंग हुई, एक फॉल्ट डेवलप हुआ, निम्नावलन हुआ, और उस घाटी पे अब ये दामोदर नदी बहती है। अगला यहां पर अगर हम देखें तो हमने कहा था कि इसकी ट्रिब्यूटरी है
बराकर। और यहां पर एक परियोजना शुरू की गई थी जिसका नाम था दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना, इसके अंतर्गत दामोदर और उसकी सहायक नदियों पर बांध बनाए जाने थे। दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत दामोदर और उसकी सहायक नदियों पर बांध बनाए जाने थे, जिसके अंतर्गत दामोदर की सहायक नदी बराकर पर 3 बांध बनाए गए। तिलैया, मैथान और बेल पहाड़ी। बेल पहाड़ी भी कहते हैं, कोई कोई बैल पहाड़ी भी बोलता है। ठीक, तिलैया, मैथान और बेल पहाड़ी, ये 3 बांध बनाए गए दामोदर की सहायक नदी बराकर पर। दामोदर की एक और सहायक नदी है जिसका नाम है कोनार। इसी परियोजना के अंतर्गत इस नदी पर बनाया गया कोनार बांध। ठीक है। और दामोदर नदी पर बनाया गया पंचेट बांध। तो ये बांध आपको ध्यान रखने हैं। बराकर पर कौन सा है, कोनार पर कौन सा है और दामोदर पर कौन सा है। जो आखिरी ट्रिब्यूटरी है हुगली की, जिसका नाम था रूपनारायण, वो भी छोटा नागपुर प्लेटू से ही निकल के आ रही है। तो ये आपका गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम खत्म। कुछ छोटी छोटी नदियां नॉर्थ ईस्ट की हैं जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी गई हैं, एक बार उनको देख लेते हैं 2-2 लाइनों में। ठीक है। उसके पहले एक चीज और बता दूं आपको, उस समय दिमाग से निकल गया था कि जैसे लोहित को रिवर ऑफ ब्लड या खूनी नदी बोलते हैं, वैसे ही ब्रह्मपुत्र का भी एक और नाम है, उसको भी लोकली रेड रिवर बोला जाता है। तो अगर कहीं पूछा जाए कि रेड रिवर भारत में किस नदी को बोलते हैं, तो जवाब होगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है। ब्रह्मपुत्र को रेड रिवर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन है, ब्रह्मपुत्र का जो ड्रेनेज है, उसमें कुछ इलाके ऐसे हैं जहां की पहाड़ियों में आयरन की मात्रा ज्यादा है, और जब वो उन पहाड़ियों से आयरन घुल घुल कर नदी में आता है तो उन इलाकों में नदी के पानी का रंग हो जाता है लाल, इसलिए इसको रेड रिवर भी बोला जाता है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर हम लोग बाकी छोटी छोटी नदियों को देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट और एग्जाम में पूछी गई हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, इनका केवल नाम ध्यान रखिए, लोकेशन अगर आपका मन करे तो देख लीजिएगा। मणिपुर या मणिपुरी नदी, ये निकलती है उत्तरी मणिपुर से। मणिपुर के उत्तरी भाग से ये निकलती है और निकलने के बाद दक्षिण की तरफ बहती है। दक्षिण की तरफ बहती है। बहते समय इसके रास्ते में आता है एक लेक, एक झील आती है इसके रास्ते में, जिसका नाम है
लोकटक लेक। लोकटक लेक जो है वो रामसर वेटलैंड्स में शामिल है, ध्यान रखिएगा। लोकटक लेक के बाद फिर आगे निकल जाती है ये, और आगे जाके ये म्यांमार में प्रवेश कर जाती है। म्यांमार यानी कि बर्मा में प्रवेश कर जाती है, और बर्मा में एक नदी है इरावदी नदी। इरावदी नदी में जाके ये मिल जाती है। तो मणिपुरी नॉर्थ मणिपुर से निकलती है, लोकटक झील से होते हुए जाती है, और इरावदी नदी में ये मर्ज हो जाती है। इरावदी की सहायक नदी है ये, ठीक है। लोकटक लेक के बारे में बताया मैंने कि मणिपुर में है, और रामसर वेटलैंड है, ठीक। बेसिन है ये, बेसिन टोपोग्राफी की वजह से डेवलप हुआ है। बीच में खाली जगह है और बाकी सब तरफ ऊंचा है, तो बीच में खाली जगह में ये एक लेक डेवलप हो गया है, इसका नाम है लोकटक लेक। ऐसे लेक्स को बोलते हैं बेसिन। मैदान में था, क्या बोल रहे हैं? जैसा पंजाब मैदान में था। हाँ, जैसा पंजाब मैदान में, लेकिन वहां पर लेक डेवलप नहीं हुआ, यहाँ पर हाँ, लेक लेक नहीं डेवलप था, हुआ। मैदान था। हाँ, अच्छा, एक और थ्योरी यहाँ पर और है, एक अल्टरनेट थ्योरी, उसको भी ध्यान रखिए। अल्टरनेट थ्योरी क्या है? अल्टरनेट थ्योरी ये बताती है कि बहुत प्राचीन समय में, यानी कि एंशियंट टाइम में, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हो रही थी, उस समय यहां पर एक ज्वालामुखी था, और उस ज्वालामुखी का जो माउथ था, जो गड्ढा था, वो धंस गया, और धंसने के बाद यहां पर एक काल्डेरा का डेवलपमेंट हुआ, और वो काल्डेरा में एक लेक बना, और वो लेक कौन सा लेक है? लोकटक लेक। तो इसको मन में रखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पूछे स्पेसिफिकली तब इसको ध्यान में लाइएगा, अदरवाइज इसको ध्यान में मत लाइएगा। पहला वाला क्या थ्योरी था? पहला तो हमको इसको बेसिन टोपोग्राफी ध्यान रखना है कि चारों तरफ ऊंची जगह है और बीच में खाली जगह, इसलिए वहां पर एक लेक बन गया है। बेसिन टोपोग्राफी की वजह से डेवलप हुआ है ये, ठीक है। क्लियर? लोकटक लेक मशहूर है, यहाँ पर एक खास प्रकार की एक कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है जिसको बोलते हैं फुमडी। फुमडी, ठीक है। फुमडी कुछ और नहीं है बल्कि ये फ्लोटिंग आइलैंड है, यानी कि इस झील में तैरते हुए छोटे छोटे द्वीप हैं जो वनस्पतियों से बने हुए हैं, वनस्पतियों से बने हुए हैं, तैरते द्वीप हैं। अब YouTube में डाल के देखिएगा फुमडी, तो आपको क्लियर दिखाई पड़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। तैरते हुए द्वीप जिनको फुमडी बोलते हैं, जो मिट्टी वेजिटेशन की वगैरह से उनके मिलने की वजह से ये बने हैं, और पूरे झील में अपनी जगह को बदलते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहां। यहाँ पे जाना अलाउ है क्या? बिल्कुल अलाउ है, टूरिस्ट प्लेस है। ओके सर, केबुल लामजाओ ये। ठीक है, फुमडी क्लियर हो गया। तो ये थी आपकी मणिपुरी रिवर। केबुल लामजाओ इसी में है? केबुल लामजाओ, हाँ, आसपास का एरिया। अच्छा, देखिए फिर समय खत्म होने वाला है, तो इसको साफ कर दें। यस सर। अगली है हमारी बराक नदी। बराक नदी जापोव माउंटेन है, जापोव माउंटेन से ये
निकलती है, जापोव माउंटेन से निकलती है और मेघालय से बहती हुई ये बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। ठीक है, जापोव या जापोवा हिल है हमारा, एक सेकेंड, वहां से निकलती है और बांग्लादेश में एंटर हो जाती है। चेरापूंजी और जो मौसिन राम है वो इसी नदी के बेसिन में स्थित है। चेरापूंजी और मौसिन राम इसी नदी पर स्थित है। और क्योंकि चेरापूंजी और मौसिन राम ऐसी जगहें सर ये हैं। बराक नदी वही है जो, हाँ जी बताएं। सर ये बराक नदी वही है जो असम और मिजोरम से होते हुए बहती है कि मेघालय से? नहीं, ये बराक नदी आपकी बेसिकली मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, आसाम से होती हुई बहती है। ठीक है, अच्छा, मतलब यही नदी है? हाँ जी, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, आसाम से इसका फ्लो है। अच्छा जी सर। ठीक है। मौसिन राम और चेरापूंजी इसी नदी पर है, तो बहुत ज्यादा बारिश होती है, इसलिए इस नदी पर पानी का बहाव ज्यादा रहता है। बांग्लादेश में एंटर होने के बाद ये मेघना से मिल जाती है। आपको बताया था ना कि यहाँ पर ब्रह्मपुत्र है, यहाँ पर गंगा आई और एक नदी मेघना यहाँ से मिल रही है, तो इसी मेघना नदी में आके ये मिल जाती है आपकी बराक नदी। ठीक है, क्लियर? कुछ किताबों में लिखा है कि बराक नदी मेघना में नहीं मिलती, सीधे बंगाली खाड़ी में गिरती है, तो वो गलत है। ये आके इसमें मिल जाती है मेघना रिवर में और अल्टीमेटली फिर बाकी नदियों के साथ मिलते हुए बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। बांग्लादेश में बराक नदी का नाम है सुरमा। तो इस नाम से भी पूछो तो आप ध्यान रखिएगा, इसको बांग्लादेश में बोलते हैं सुरमा नदी। क्लियर? तो ये आपका नॉर्दर्न रिवर्स कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में एक ही क्लास में खत्म कर देंगे हम लोग पेनिनसुलर रिवर्स, जो पेनिनसुलर इंडिया के रिवर्स हैं उनको हम लोग एक ही क्लास में खत्म कर देंगे। उनको शीट से ही पढ़ेंगे क्योंकि जितना शीट में है वो मोर देन सफिशिएंट है, उसमें मैपिंग भी शीट में देके रखी गई है, तो वो शीट से ही करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। उसमें कुछ एडिशनल हम लोग को नहीं पढ़ना है, जो 2-4 चीजें एडिशनल होंगी वो बताते हुए चलेंगे, बाकी आपका शीट से ही तो एक क्लास में वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर? ये आज की क्लास में कोई दिक्कत तो नहीं? दिक्कत तो नहीं है, लेकिन एक आपसे रिक्वेस्ट है हाँ। कि वीडियो आप 3 बजे तक भेज दीजिएगा, मतलब दोपहर। कल की क्लास से पहले इसको देख लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पहले कभी से पढ़ा है। ठीक है, हम कंफर्म तो नहीं बोलते लेकिन पूरी कोशिश करेंगे कि भेज सकें, है ना? 3, 4, 4:30 तक आप भेज दीजिएगा, तो 2 घंटे की है, 2.5 घंटे की, तो इसका पहले देख लेंगे उसको। ठीक है, पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, ये 2-2 घंटे क्लास में बोल तो नहीं हो जाते हैं आप लोग? 2 से 2 घंटे नहीं सर, हो जाता है, पता लगा झिलती ना हो जबरदस्ती। नहीं सर, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैंने आप लोग के वो देखे थे, तो कोसी नदी वाले में कुछ लोगों ने तो बिल्कुल ही इररिलेवेंट लिख दिया है ना? उसमें लिखना था कि कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों बोलते हैं, तो उसमें आपको कोसी नदी को बिहार का शोक बोलने में 150 शब्दों में लिखना था। उसके बिहार का शोक बोलने का जो मेन पॉइंट था वो था बाढ़ आना, बार बार। बाढ़ क्यों आती है, यहां से आपको शुरू करना था। बाढ़ क्यों आती है? बाढ़ इसलिए आती क्योंकि वो अपना जो मार्ग है वो बदलती है। इस पॉइंट पर आना था आपको। मार्ग क्यों बदलती है, इसके कारण आपको बताने थे कि ये हमारे पास बर्फ आच्छादित क्षेत्रों से आती है, जिससे बर्फ के पिघलने से पानी इसमें आता है।
जिन एरियाज से आती है वहां पर हैवी रेनफॉल होता है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, इस वजह से भी पानी का बहाव इसमें बढ़ जाता है। तीसरा ये है कि ये इसका जो मैदानी हिस्सा है, प्लेन कोर्स, यानी कि जो मैदान में बहती है वो बहुत छोटा है, जिस वजह से इसका बहाव तेज है। ठीक है। इसके अलावा क्योंकि पहाड़ से आ रही है सीधे, तो बहुत ज्यादा अवसाद लेके आ रही है। इतना सब कवर करने के बाद आपको लिखना था कि बहुत ज्यादा अवसाद और बहुत ज्यादा पानी लाने की वजह से इसका वॉल्यूम ज्यादा होता है, और ये अवसाद क्या करता है, ये अवसाद इसकी तलहटी को भर देता है। तलहटी को भर देने के बाद पानी का वॉल्यूम तो उतना ही है, वॉल्यूम ऑफ वाटर तो सेम रहा, तो अब वो तलहटी भर गई तो ये पानी अब अपना रास्ता बदल देता है, कोर्स चेंज कर देता है, जिससे कि आसपास के एरिया में बाढ़ आ जाती है। और इस बाढ़ के आने की वजह से ही इसको बंगाल का दुख कहा जाता है। और यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देना था, 2008 की बिहार की बाढ़, ये आपको देना था। इसके अलावा आपको उसमें कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है। लेकिन बहुत से लोगों ने क्या लिख दिया है कि वो वहां से निकलती है, फिर उसमें 7 नदियां मिलती हैं, फिर 7 मिलकर 3 हो जाती हैं, फिर वो 3 मिलती हैं त्रिवेणी में, फिर आगे चलती हैं, फिर एक और मिलती है। ये सब इररिलेवेंट है, ये सब नहीं लिखना है आपको। ठीक। क्वेश्चन जो पूछे आपसे, कोसी नदी का ड्रेनेज नहीं पूछ रहा, वो कोसी नदी का की सहायक नदियां नहीं पूछ रहा है, उसका क्वेश्चन स्पेसिफिक है कि कोसी को बिहार का दुख क्यों बोला जाता है। तो बिहार का दुख बोला जाता है बाढ़ आने की वजह से। बाढ़ क्यों आती है, मार्ग बदलने की वजह से। मार्ग क्यों बदलती है, ये रीजन से इनकी हेडिंग डालिए और इनके आगे 2-2 लाइनें लिख दीजिए, आपके 150 शब्द से ऊपर भी निकल जाएगा ये। ठीक है। तो कोई भी आंसर लिखें तो बिल्कुल टू द पॉइंट रहें, जो पूछा है वही बताएं, जो नहीं पूछा है उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करनी है। अदरवाइज जो सवाल है उसका नंबर तो कटेगा ही कटेगा, आगे के नंबर भी काटना शुरू कर देगा एग्जामिनर, क्योंकि उसके अंदर आपकी जो इमेज है वो खराब बन गई। मेरी बात समझ में आई? हाँ, तो जी सर। जिन जिन लोगों ने लिखा है वो बिल्कुल ध्यान रखें, ठीक है। और कोशिश करें कि अब इस लाइन के हिसाब से एक बार फिर से मुझे लिख के भेज दें, ठीक है। आगे से मैं क्या करा करूंगा, मैं उसको डिस्कस कर दूंगा। पहले ये तो डिस्कस भी किया था हम लोगों ने क्लास में, उसके बावजूद आप लोगों ने इररिलेवेंट लिख के भेज दिया। ये सारे पॉइंट डिस्कस किए थे क्लास में, किए थे कि नहीं किए थे? जी सर। उसके बाद भी आप लोगों ने इररिलेवेंट भेजा है, कोई बात नहीं, धीमे धीमे प्रैक्टिस से ही आता है ना। तो अब आप लोग समझ गए कैसे लिखना है। अब जिन्होंने रिलेवेंट भेजा था वो एक बार और थोड़ी सी मेहनत कर दें, लिख के भेज दें, और फिर अगला सवाल हम लोग कल देते हैं इसका, ठीक है। उसको लिख के भेजिए। मैंने आप लोग की कॉपी इसीलिए नहीं दिखाई क्योंकि जो रिलेवेंट लिखा है वो दिखाना सही नहीं है, है ना। तो अगर ऐसे बता देते हैं तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा लिख के भेजेंगे तो मैं सबको कॉपी दिखाऊंगा यहाँ पे, ठीक, ठीक है ना। ओके सर। हाँ जी, तो चलिए इतना रखते हैं आज, और फिर मिलते हैं कल सेम टाइम। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी, हाँ। ओके सर, थैंक यू सर। वेल, गुड नाइट। गुड नाइट, थैंक यू। गुड नाइट सर। गुड नाइट।